हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग कोचिंग ऑनलाइन। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी वो अगेन एक MCQ सेशन रहने वाला है जो कि बेसिस होगा अपने RML एग्ज़ाम पे और SGPGI, ठीक है, और PGI चंडीगढ़। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नोट सेट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक आपका जो अपना जो रहेगा वो रहेगा RML के एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है RML के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे हमने रखी है ताकि एवरी स्टूडेंट उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सके कि भाई उसकी क्या लेवल है, ठीक है। तो आप उसको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए 24-year-old with meningococcal meningitis हैज़ जस्ट बीन एडमिटेड टू द वार्ड। एक 24-year-old पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है और वो अभी क्या वार्ड में एडमिट ही हुआ है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब ऐसे पेशेंट के लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का लेवल का होगा। ऑप्शन है हमारे पास में ऑब्टेनिंग हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अटेंडर। आप अटेंडर से जो है उस पेशेंट की हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रिंग एसिटामिनोफेन, कि आपको क्या है उसको एसिटामिनोफेन एडमिनिस्टर करना है। इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कि आपको जो है वो पेशेंट को आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के एरिया के अंदर आपको रखना है। डी क्या है ओरिएंटिंग द अटेंडर टू द वार्ड, आपको क्या करना है अटेंडर को वार्ड के बारे में ओरिएंटेशन देना है, ठीक है। तो आपका क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा ऐसे केसेस के अंदर। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें पता करना है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, वो कैसा रूट ऑफ मैकेनिज्म क्या रहता है इसका, ये क्या है ड्रॉपलेट बोर्न इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमें क्या करना है इस केसेस के अंदर प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो पेशेंट को क्या करना है एक सेपरेट रूम के अंदर हमें यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है रख के उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हमें फॉलो करवाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर नाम आया है मेनिंजाइटिस, तो इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो मेनिंजीज होती है, ब्रेन में मेनिंजीज होती है, तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इन दोनों की जो मेनिंजीज के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना है इसको हमने क्या बोल दिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन रूट अपने को पूछे तो क्या हो सकता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड क्या होगी हमारी इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक जगह में एग्जाम में पूछने लायक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आई होप आपके आगे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले। तो इसका जो मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो इसके बाद में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एडल्ट मेनिंजाइटिस का, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे कि एडल्ट मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। दूसरा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का कौन सा है, तो उसके लिए भी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। इसके बाद में ये तो हो गया मोस्ट कॉमन कॉज एडल्ट का। तो अभी आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, चाइल्ड का भी पूछ सकता है। चाइल्ड के अंदर कौन सा होता है मोस्ट कॉमन कॉज, तो इसके अंदर होता है एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, चाइल्ड का अलग है एडल्ट का अलग है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है, मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन करवाता है, तो इसके लिए हमारे पास में दूसरा एक और ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो कौन सा है स्ट्रेप्टोकोकल
न्यूमोनी, ठीक है। दूसरा हमें कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी है। वो क्या करता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस में मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेनिंजाइटिस के केस आ रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी। बट अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में पूछा है या फिर स्पेशली आपको एडल्ट में मेनिंजाइटिस का रीजन पूछते हैं तो इसके लिए कौन सा आएगा, मेनिंजाइटिस। दूसरा अगर आपको चिल्ड्रन का पूछा तो चिल्ड्रन में कौन आएगा, एच इन्फ्लुएंजा। अब इसके बाद में मेनिंजाइटिस से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम से, ठीक है। साइन एंड सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे इसके अंदर कुछ क्लासिकल हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहला साइन कौन सा हो गया हमारा, कर्निंग साइन। दूसरा इधर बात कर लेते हैं अपन ब्रुजिन्स्की साइन के बारे में, ठीक है। कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन। तो कर्निंग साइन में के अंदर क्या होता है, कर्निंग साइन के अंदर क्या करते हैं अपन, नी कैनॉट एक्सटेंडेड ड्यू टू पेन व्हेन हिप फ्लेक्शन टू 90 डिग्री, ठीक है। जब अभी अपना ये पेशेंट है ये सुपाइन पोजीशन में है तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हिप को यहाँ पे 90 डिग्री का फ्लेक्शन दे दिया। साथ में अभी यहाँ पे क्या है, लेग भी अपना फुट नी वाला एरिया भी क्या है यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में है। बट जब हम क्या करेंगे, नी वाले पोजीशन को अपन ऊपर की साइड में करेंगे, मीन्स ऐसे वाले हमें करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को बिहाइंड द नी वगैरह यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो लेग को यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस ये वाला साइन कौन सा हो गया, अगर ये साइन हमें देखने को मिल रहा है तो ये वाला कौन सा हो गया, कर्निंग साइन, ठीक है। नी कांट एक्सटेंडेड ड्यू टू पेन व्हेन हिप फ्लेक्शन इज टू 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमारे पास में साइन कौन सा होता है, ब्रुजिन्स्की साइन। तो इसके अंदर हमें क्या है कि जो पैसिवली अपन क्या करते हैं, लाइक जो डॉक्टर हो गया या फिर जो नर्स हो गई या ठीक है जो नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो वो क्या कर रहा है, पैसिवली यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है पेशेंट की। तो नेक बेंड अगर पैसिवली अपन करवाते हैं या एक्टिवली करवाएंगे जैसे भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें नी का क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा प्लस हिप फ्लेक्शन। तो इस कंडीशन में जो नी एंड हिप का क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू रिजिडिटी, ठीक है। मेनिंजेस के अंदर रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पैसिवली फ्लेक्शन देखने को मिलता है। जब अपन पैसिवली अपन खुद जब पेशेंट के ऊपर गर्दन को अपन ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे ये वाला साइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला साइन क्या हो गया, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन एंड पॉजिटिव कर्निंग साइन। इसके मेनिंजेस के अंदर दोनों ही साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा हेडेक के बाद में हमें देखने को मिलेगा नोजिया के बाद में हमें देखने को मिलेगा नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी में क्या आता है, नेक का क्या हो जाना, स्टिफ हो जाना, ठीक है। पेशेंट की जो नेक है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्टिफनेस उसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर भी जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे साइन क्या किसके अंदर आते हैं, मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इंस्टीट्यूटिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ओके। क्योंकि मेनिंजेस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी रूट ऑफ उसका स्प्रेडिंग का है। तो अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए चाइल्ड हैज 3rd डिग्री बर्न, एक चाइल्ड है उसके क्या 3rd डिग्री बर्न वहाँ पे देखने को मिल रहा है पे ऑफ हैंड फेस एंड चेस्ट के ऊपर क्या है 3rd डिग्री बर्न है। विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटी, तो इस कंडीशन में कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रायोरिटी पे हम रखते हुए अपन उसको प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन है हमारे पास में इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस। सभी को पता है कि बर्न के केसेस के अंदर फ्लूइड लॉस होता है तो उसकी वजह से यूरिनरी इम्पेयरमेंट हो रहा है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा, जी हाँ एडिमा भी होता है बर्न के केसेस के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अपन ये जो एयरवे क्लियरेंस है उसको जो इनइफेक्टिवली क्लियर नहीं हो पाया तो उसको लिए अपन प्रायोरिटी देंगे। डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस, कि जो पेशेंट की जो ये हैंड फेस एंड चेस्ट है ये बर्न हो गया तो अभी इसका जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो गई है तो इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। या फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू एपिडर्मल डिस्रप्शन, जो एपिडर्मल डिस्रप्शन होता ही आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या बोला गया है 3rd डिग्री हमें क्या देखने को मिला है, बर्न देखने को मिला है। तो 3rd डिग्री बर्न के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लॉस होता है, एपिडर्मिस का प्लस डर्मिस।
ठीक है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों का यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है इन केसेस के अंदर? हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा, अपन सभी को पता है कि हमें क्या करना है, एयरवे क्लियरेंस हमें रखना ही रखना होता है हर पेशेंट के अंदर। ये तो हर जगह प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ये बर्न की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे क्या हमें क्या देखने को मिलता है, जब 3rd डिग्री बर्न वगैरह देखने को मिलता है तो वहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर जो है वो हमें एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है इस एडिमा ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेस्पिरेटरी का जो वे है वो इसने ब्लॉकेज करके रखा है, नीरो कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट का वो एयरवे है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको अपन क्या रखेंगे, प्रायोरिटी में रखते हुए हमें इसका डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, चाइल्ड के लिए पूछा गया है ना, तो चाइल्ड के लिए अपन कौन सा रूल अपन मेजर करते हैं। देखो 2 रूल होता है बैंड को असेस करने के लिए। तो एक तो होता है रूल ऑफ 9, तो ये तो होता है एडल्ट के लिए। दूसरा होता है रूल ऑफ 5, तो ये होता है चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, चिल्ड्रंस से यहाँ पे इन तीनों को मेजर किया है। और यहाँ पे 3rd डिग्री और जो है वो 3rd डिग्री बर्न तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि भाई कितनी थिकनेस का बर्न हुआ है। दूसरा इन्होंने जो चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा अपन रूल यूज़ में करते हैं, रूल ऑफ 5 को अपन ने यूज़ में लेके अपन इन्होंने क्या किया है, बच्चा है तो इन्होंने रूल ऑफ 5 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। A client is diagnosed with methicillin resistant Staphylococcus aureus pneumonia। ठीक है, एक क्लाइंट को क्या हुआ है, न्यूमोनिया हुआ है। तो न्यूमोनिया के अंदर पॉजिटिव एजेंट क्या रहा वहाँ पे रहा स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और स्टेफाइलोकोकस ओरियस का स्ट्रेन कौन सा है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंस वाला स्ट्रेन है वहाँ पे। तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। अब हमें क्या करना है, आइसोलेशन करना है। तो ऐसे क्लाइंट के लिए हमें कौन सा आइसोलेशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, जिन क्लाइंट में MRSA से रिलेटेड निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शंस है हमारे पास में, रिवर्स आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो हम नॉर्मल हर केसेस के अंदर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। या फिर ये रखना है, या फिर कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रखना है कि भाई एक पेशेंट के यूटेंसिल हो गया, एक पेशेंट के जो आइटम्स हो गए दूसरे पेशेंट तक नहीं जाए, या उनकी शेयरिंग वगैरह नहीं हो, कॉन्टैक्ट वहाँ पे एक दूसरे का बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन रखना है। ठीक है, तो किस प्रकार का आइसोलेशन होना चाहिए MRSA निमोनिया के अंदर? इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो MRSA निमोनिया के अंदर हमें क्या रखना है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे जो स्टेफाइलोकोकस होता है ये एक, सबसे पहले तो ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा होता है। कहाँ पे होता है, स्किन के अंदर होता है। ठीक है, बट स्किन में अगर कोई कट वगैरह लग गया है तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन खोज कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, स्टेफाइलोकोकस का ये स्ट्रेन होता है जिसको अपन बोलते हैं MR मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, अब ये वाला इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है। तो ये आगे जाके क्या कोज कर सकता है, ये पेशेंट के अंदर न्यूमोनिया को कोज कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी न्यूमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इस प्रकार का न्यूमोनिया ना फैले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट, क्योंकि ये क्या है, हाईली कॉन्टाजियस है। ये वाला निमोनिया कैसा होता है, हाईली कॉन्टाजियस होता है, 1% 100% फैल सकता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे एक और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है, वो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एन एल्डरली क्लाइंट विथ न्यूमोनिया में अपीयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम शुड फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन। एक एल्डरली क्लाइंट है जिसको क्या हो रखा है, न्यूमोनिया हो गया है,
तो यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन में क्या क्या रखना है, कौन सा सिम्टम उस पेशेंट में आ रहा है तो उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, न्यूमोनिया के अंदर नीचे देखो ऑप्शंस में सारे प्रकार के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, बट इसमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी के इंटरवेंशन में डालेंगे। ऑप्शन है हमारे पास में एल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन को, फीवर एंड चिल्स को, हिमोपेटाइटिस या फिर डिस्निया को, नेक्स्ट प्लूराइटिक चेस्ट पेन एंड कफ को। सारे सिम्टम न्यूमोनिया के अंदर देखने को मिलेंगे, बट कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर हम रखेंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब कभी भी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस की कंडीशन आए या फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन, तो एक एडिशनल फीचर यहाँ पे दिया गया है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कब होता है, जब पेशेंट में क्या होगा, हाइपोक्सिया। ठीक है, अगर न्यूमोनिया की वजह से पेशेंट में अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो हाइपोक्सिया के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है आगे जाके पेशेंट को यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिले। रेस्पिरेटरी फेलियर का अर्ली साइन हमें क्या देखने को मिलता है, अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी फेलियर का, ये देखने को मिलता है मेंटल स्टेटस जो है वो पेशेंट का वो कैसा हो जाता है, एल्टर हो जाता है। प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस भी हमें क्या देखने को मिलती है, सीन मिलती है। इसके बाद में फीवर एंड चिल्स भी हो रही है, तो यहाँ पे फीवर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस ड्यू टू फीवर। तो फीवर की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिहाइड्रेशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस प्लस डिहाइड्रेशन, ये दोनों ही मोस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन हमारे पास में रहने चाहिए। ठीक है, न्यूमोनिया के केसेस के अंदर क्या होता है कि न्यूमोनिया के अंदर केसेस के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है न्यूमोनिया के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कोलोनाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉलोनीज बना लेते हैं लंग्स के अंदर, तो ये आगे जाके क्या लीड करेंगे, ये बैक्टीरिया वगैरह क्या करवाते हैं, ये एक्जुडेशन करवाते हैं। ठीक है, जो मतलब सिक्रेशंस को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो CO2 एंड O2 का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो मतलब क्या हो गया, बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गई, मीन्स क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो इसका अर्ली साइन क्या आएगा, मेंटल स्टेटस एल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, हमारे करेक्ट आंसर को हमने गेस किया, हमने निकाला है आंसर हमारा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस प्लस डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। प्लूरेटिक चेस्ट पेन, कफ, हिमोपेटाइटिस वगैरह, डिस्निया वगैरह, ये सारे सिम्टम जो है वो अपने न्यूमोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट की केयर के लिए हमें क्या करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखना है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, कौन सा ऑप्शन है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा किसी भी क्लाइंट के लिए केयर करने के लिए। वियरिंग गाउन्स एंड गॉगल्स, यूजिंग ए बैरियर बिटवीन क्लाइंट्स फर्नीचर एंड नर्सेज बैग, हैंड वॉशिंग, या फिर वियरिंग ए ग्लव्स। जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंड वॉशिंग। ठीक है, हमें हैंड वॉशिंग, तो हमारा बेसिक रूल होना चाहिए पेशेंट की केयर के टाइम पे 1% टू 100% जब भी अपन जाएंगे केयर करने के लिए, तो हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग हमें जरूर करनी होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग तो एटलीस्ट हमें करनी होती है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वियरिंग गोगल्स एंड गाउन्स वगैरह, ये हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के जब केसेज वगैरह आते हैं, लाइक जो वायरल मार्कर पॉजिटिव वगैरह देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, तो उनमें हमें ये यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल फॉर आस्किंग ए पेशेंट टू ब्रीथ। ठीक है, द रेशनल फॉर आस्किंग ए पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है, सबसे पहले ब्रीथ इन करना है, दूसरा आपको क्या करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है, कब तक, 5 सेकेंड तक, ड्यूरिंग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज टू। तो ऐसा हम क्यों करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप ब्रीथ इन कीजिए, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड के लिए। इसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा क्यों करवाते हैं अपन। ऑप्शन है हमारे पास में, हेल्प री एक्सपेंशन ऑफ एल्व्यूलाई, ऑप्शन बी रिड्यूस पेन एट इंसिजन साइट, सी मोबिलाइज द सिक्रेशन, डी प्रोड्यूस हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे CO2 का लेवल जो है वो हमें बढ़ाना है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। तो क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके अंदर जब अपन पेशेंट को बोलते हैं ब्रीथ इन कीजिए, होल्ड कीजिए 5 सेकंड्स के लिए, तो अपन क्या करते हैं, री एक्सपेंशन बना के रखते हैं। ठीक है, लाइक ये हमारी क्या होगी, एल्वियोलाई होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमने नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या है, पेशेंट ने यहाँ पे ब्रीथ इन किया, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रीथ इन कर दिया। ब्रीथ इन करने के बाद में वापस से उसने क्या कर दिया, ब्रीथ को छोड़ दिया, लाइक इंस्टेंट जब लिया उसके साथ ही छोड़ दिया। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर अपन इनटेक करते हैं एंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जब वो आउट करेगा तो हमारी एल्वियोलाई वो क्या है, सिकुड़ जाए, ठीक है, कोलैप्स हो जाए। ठीक है, कोलैप्स हो जाए। अब इस कोलैप्स को क्या करें, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बोल दिया भाई आप ना जो ब्रीथ इन कीजिए, होल्ड कीजिए, आप कब तक, 5 सेकंड्स तक आप क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। तो अब इस होल्ड करने की मदद से यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एल्वियोलाई है वो हो सकती है डायलेट ही रहे। ठीक है, डायलेट ही रहती है। अगर अपन क्या करते हैं, ऐसा अपन जो अपन प्रोटोकॉल बना के उसको अपन पेशेंट को एजुकेट करें, तो यहाँ पे जो है वो री एक्सपेंशन ही एल्वियोलाई का मिल सकता है। तो जब अपन नेक्स्ट टाइम पे ये क्या है कि एल्वियोलाई यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगी, ठीक है, नॉर्मल शेप में ही रहेगी। या फिर जब इनटेक करेंगे तो ये क्या करेगी, अब डायमीटर बढ़ा लेगी, बट ये प्रॉपर तरीके से कोलैप्स नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, कोलैप्स से बचाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हेल्प री एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है इसे, ड्यूरिंग इंसेंटिव स्पिरोमेट्री पोजीशन कौन सी रहनी चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि पोजीशन कौन सी रहनी चाहिए। तो पोजीशन यहाँ पे रहती है सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या फिर हाई फॉलर, हाई फॉलर यहाँ पे पोजीशन रह सकती है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है कि कब कितने टाइम तक करना चाहिए पर आवरली। तो ये हो गया हमारा 10 टाइम्स पर आवर जो है हमें इसका नॉर्मल रहता है करने के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 3 डिफरेंट सेल फाउंड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर हमारे कौन कौन सी सेल्स, जो 3 सेल्स होती है, कौन से पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास में चीफ सेल, रीनल सेल या फिर नेफ्रॉन सेल। ऑप्शन बी रीनल सेल, म्यूकस सेल या फिर हेपेटिक सेल। ऑप्शन सी नेफ्रॉन, हेपेटिक सेल या फिर पैराइटल सेल। ऑप्शन डी चीफ सेल, पैराइटल सेल या फिर म्यूकस सेल। कौन सी सेल है, कौन सी 3 प्रकार की सेल्स है हमारे स्टमक के अंदर पाई जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चीफ सेल, पैराइटल सेल एंड म्यूकस सेल जो है हमारे स्टमक के अंदर ही पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 इन सेल का अपन फंक्शन भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो सबसे पहले अपन ने ले लिया यहाँ पे चीफ सेल्स के बारे में। तो चीफ सेल क्या काम करती है, चीफ सेल करती है सिक्रेशन किसका करती है, पेप्सिनोजन का, जो आगे जाके क्या क्या काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा क्या काम करती है, ये रेनिन का सिक्रेशन भी करवाती है। ठीक है, एक रेनिन हमारा रीनल के अंदर भी निकलता है। ठीक है, रीनल सेल, रीनल के अंदर जो जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है तो वहाँ से भी रेनिन निकलता है, बट चीफ सेल भी रेनिन का सिक्रेशन करवाती है। ये वो वाला रेनिन नहीं है, ये दूसरा रेनिन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस ये वाला रेनिन क्या काम करता है, ये कैसीन जो प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में दूसरी सेल कौन सी होती है, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या करती है, पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जिनटिक सेल। तो पैराइटल सेल दूसरा नाम क्या हो गया, ऑक्जिनटिक सेल। ऑक्जिनटिक सेल से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा फंक्शन होता है क्या, HCl का सिक्रेशन करना। दूसरा क्या फंक्शन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करना। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर का बनाना। तो अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करते हैं, ये विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है। अगर पेशेंट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर का हमें लेवल का पता लगाना है तो इसके लिए हम एक टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा होता है, स्केलिंग टेस्ट, सीलिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये टेस्ट कौन सा हो गया, सीलिंग टेस्ट। ये किसके लिए होता है, विटामिन B12 के अपन पता लगाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में पता लगाने के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि कौन सिक्रेट करता है, पैराइटल सेल। दूसरा लास्ट सेल कौन सी होगी हमारी, म्यूकस सेल, जो क्या करती है, म्यूसिन का हमारे पास में सिक्रेशन करवाती है स्टमक के अंदर।
ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी, चीफ सेल, पैराइटल सेल एंड म्यूकस सेल, ये सभी कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्टमक में रहती है। रीनल सेल नेफ्रॉन वगैरह में रहती है, अपनी किडनीज के अंदर ये देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारे हेपेटिक सेल लीवर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नर्स इज कंडक्टिंग ए फोकस्ड असेसमेंट ऑफ ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। एक नर्स क्या कर रही है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर फोकस्ड असेसमेंट कंटिन्यू रख रही है, जो कि किसका क्लाइंट है? बर्न इंजरी का क्लाइंट है। तो बर्न इंजरी के केस के अंदर नर्स क्या कर रही है? जीआई सिस्टम के ऊपर असेसमेंट रख रही है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर, तो नर्स है वो असेस किस लिए कर रही है क्लाइंट को? ऑप्शन है हमारे पास में, पैरालाइटिक इलिस हो सकता है उस पेशेंट को, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में जिन पेशेंट में बर्न इंजरी होती है, या फिर हाइटल हर्निया देखने में मिल सकता है, या फिर कर्लिंग्स अल्सर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा जिसके लिए नर्स क्या कर रही है? असेस कर रही है जीआई सिस्टम को। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब कभी भी बर्न होता है तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर जीआई सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? कर्लिंग अल्सर हमें देखने को मिल सकता है। लाइक अल्सर फॉर्मेशन ड्यूरिंग बर्न, इनको हम क्या बोलते हैं? कर्लिंग अल्सर। ठीक है, अब ये अल्सर क्यों होता है? तो जब कभी भी बर्न होता है, बर्न इंजरी के अंदर क्या होता है? आफ्टर बर्न हाइपर सिक्रेशंस ऑफ HCl प्लस डिक्रीज बॉडी प्लाज्मा लेवल। ठीक है, जब कभी भी बर्न होता है तो बर्न के अंदर क्या होता है? बर्न के केसेस के अंदर यहाँ पे HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा, सभी को पता है कि प्लाज्मा अपना जो बॉडी फ्लूइड है उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इन दोनों की वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो जीआई की जो म्यूकोसा है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इरोजन। ठीक है, वो यहाँ पे उसका इरोजन देखने को मिलता है, उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है म्यूकोसा का। सो विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक या फिर विद इन 7 डेज में हमें क्या देखने को मिल सकता है? अल्सरेशन जो है पेशेंट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अल्सरेशन को हमने क्या नाम दिया? कर्लिंग अल्सर्स। ठीक है, तो हमने कर्लिंग अल्सर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये बर्न के केसेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या असेस करना है? ऑप्शन नंबर 4 नर्स क्या करेगी? असेस करेगी। दूसरा क्या हो गया? पैरालाइटिक इलियस। तो ये आफ्टर जब अपन सर्जरी वगैरह करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह अपन देते हैं, फिर जीआई सर्जरी करते हैं, तो इन केसेस के अंदर कुछ टाइम सर्जरी के कुछ टाइम बाद में हमें पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन देखने को मिलती है। लाइक तो इस जब कभी अपन फूड वगैरह इंजेक्शन करवाते हैं तो ये स्टमक के हमें साउंड वगैरह असेस करने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर अपन पैरालाइटिक इलियस को अपन असेस कर सकते हैं। राइट, वहाँ से आगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, जो गैस्ट्रिक जो कैविटी है उसका डिस्टेंशन होना। हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया मीन्स क्या होता है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोट्रूड आउट फ्रॉम डायफ्राम। ठीक है, प्रोट्रूड आउट फ्रॉम डायफ्राम नोन एज हाइटल हर्निया। ठीक है, जो हाइटस वाले पार्ट के अंदर से, हाइटस वाले पार्ट के अंदर से अगर एब्डोमिनल ऑर्गन है वो डायफ्राम के एब्डोमिनल ऑर्गन डायफ्राम से बाहर निकलते हैं तो इसको अपन ने बोल दिया हाइटल हर्निया। डायफ्राग्मेटिक हर्निया 3 टाइप के होते हैं, 3 से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जब अपन हर्निया पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को अपन डेफली अपन समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 4 कर्लिंग अल्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Which of the following signs and symptom of increased ICP after head trauma would appear first? जब कभी भी हेड ट्रॉमा होता है तो आप सभी को पता है कि क्या होता है? ICP का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा साइन सिम्टम है वो फर्स्ट अपीयर होता है जब पेशेंट का ICP लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, वाइडन पल्स प्रेशर। अर्ली साइन पूछा है आपको, फर्स्ट साइन पूछा है। कौन सा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा?
सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो निकलता है वो होगा हमारा रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, तो अर्ली साइन देखो, जब कभी भी यहाँ पे आईसीपी का लेवल बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो इसका अर्ली साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है वो यहाँ पे क्या होता है, अल्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, कन्फ्यूजन देखने को मिल गई। साथ में क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट के अंदर हो सकता है यहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशंस भी आ जाए, तो आगे जाके रेस्टलेसनेस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्ली साइन। तो अर्ली साइन में क्या आ जाएगा, मेंटल स्टेटस कन्फ्यूजन अर्ली साइन, रेस्टलेसनेस अर्ली साइन, प्लस नोजिया वोमिटिंग एंड जो हेडेक वगैरह है, ये सारे साइन कब देखने को मिलते हैं, अर्ली साइन में देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं अपन लेट साइन की। तो लेट साइन के अंदर कौन कौन सा आता है, इसके अंदर आता है कजिंग ट्राइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एग्जाम के अंदर पूछते हैं एक्सेप्ट करके। 3 ऑप्शन आपको कजिंग ट्राइड के दे देते हैं, एक ऑप्शन आपको अलग से देते हैं, तो उसको अपन को गेस करना होता है। ठीक है, तो कजिंग ट्राइड आते हैं लेट साइन के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे पेशेंट की जो हार्ट रेट है, मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया हो गया। ठीक है, हार्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में ब्रेडिप्निया भी देखने को मिलता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो ये 3 कौन से हो गए, कजिंग ट्राइड हो गए, किसके, आईसीपी के। जब कभी भी इनका आईसीपी बढ़ता है तो उसका कजिंग ट्राइड के अंदर ये तीनों साइन होते हैं। एग्जामिनर ये 3 साइन देखे, एक चौथा साइन और पूछता है, वो उसको अपन को एक्सक्लूड करते हुए अपने को आंसर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पल्स प्रेशर भी वाइड देखने को मिलता है, वाइड पल्स प्रेशर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन इज द अर्लीस्ट साइन एंड फर्स्ट साइन ऑफ द इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन, एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा कलर आ गया, ग्रीन कलर का, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का हमें देखने को मिल रहा है तो ये क्या सजेस्ट करता है, क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन हमारे पास में फीटल डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन, पोस्ट मेच्योरिटी, या फिर इंट्रा यूटेराइन डेथ। मतलब हर इन सिचुएशंस के लिए अलग अलग टाइप के एमनियोटिक फ्लूइड हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें मिला है, तो ये कौन सी सिचुएशन को ये असेस करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड हमारा ग्रीन कलर का होता है तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये होता है मेकोनियम स्टेन। ठीक है, यहाँ पे क्या मेकोनियम स्टेन देखने को मिल रहा है। मेकोनियम स्टेन की वजह से फीटस में क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मेकोनियम क्या होता है, फर्स्ट पास आउट स्टूल कौन सा अपन होता है, मेकोनियम। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखने को मिल सकता है, गोल्डन। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है तो हो सकता है वहां पे क्या हुआ है, वहां पे आरएच इनकम्पिटेबिलिटी वहां पे देखने को मिली हो। दूसरा, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन इन कलर्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, आपको ग्रीन कलर में और ग्रीनिश येलो के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, ग्रीनिश येलो ये दोनों अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। तो अगर ग्रीनिश येलो हमें देखने को मिला है तो ये किसको सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी को। इसके बाद में कोई कैसा कलर देखने को मिलता है, डार्क रेड अगर कलर देखने को मिला आपको तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा हेमरेज की कंडीशन वहाँ पे हो सकती है मदर को। ठीक है, मदर को या फीटस को। नेक्स्ट, डार्क ब्राउन। तो डार्क ब्राउन अगर कलर देखने को मिलता है तो हो सकता है वहाँ पे बेबी क्या होगी, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई हो। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रकार के हमें कलर असेस कलर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो क्या सजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ली स्टेज एमनियोटिक फ्लूइड कलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जब अर्ली स्टेज होती है तो वहाँ पे कैसा कलर होता है, तो वहाँ पे कलर होता है एकदम क्लियरलेस। ठीक है, एकदम क्लियर कलर हमें देखने को मिलता है। दूसरा, अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे कि टर्म प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड कलर कैसा होता है, तो ये होता है पेल येलो स्ट्रो या फिर एम्बर कलर का। ठीक है, तो ये कुछ 2 एडिशनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक टर्म का पूछते हैं, ये तो ज़्यादा नहीं पूछा हुआ देखा मैंने, बट एक टर्म का पूछते हैं। दूसरा, ये जो कलर के अंदर वेराइटी हमें देखने को मिल सकती है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ट्विन
जब कभी भी ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे कंडीशन के अंदर कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कैसा देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास में बोथ वर्टेक्स, वन ब्रीच, ट्रांसवर्स या फिर बोथ ब्रीच। ठीक है, तो बोथ वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा हो गया? हमारा हेड हो गया। या फिर बोथ ब्रीच का मतलब क्या हो गया? बटक्स। ठीक है, कौन सा हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा रहता है, कौन सा किस प्रकार का प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर पे अपन बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकलेगा, वो निकलेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोथ वर्टेक्स हमारा मोस्ट कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। तो अपन समझ लेते हैं बाकी के प्रेजेंटेशन के बारे में भी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बोथ वर्टेक्स। तो बोथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन किस प्रकार का प्रेजेंटेशन है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये कितने परसेंट तक फीमेल्स में देखने को मिलता है? ये 50% तक हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। दूसरा आ गया प्रेजेंटेशन कैसा? फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकंड ब्रीच। तो ये सेकंड मोस्ट, ये कैसा प्रेजेंटेशन है? ये सेकंड मोस्ट प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये किसमें, कितनी फीमेल्स में देखने को मिलता है? 30% में। इसके बाद में थर्ड वन आ गया हमारा फर्स्ट ब्रीच या फिर सेकंड वर्टेक्स। तो ये कितने परसेंट में देखने को मिल सकता है? ये 10% लेडीज में देखने को मिल सकता है। फोर्थ वन आ गया हमारा कैसा प्रेजेंटेशन? बोथ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये भी 10% फीमेल्स में देखने को मिलता है। जबकि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन। तो कॉमनेस्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कितना है? 50% तक फीमेल्स के अंदर अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन वहाँ पे वर्टेक्स ही देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन के बारे में अभी अपन समझेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन आपके लिए। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, कौन से पेशेंट्स के अंदर, किस टाइप की कंडीशंस के अंदर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन हमारे पास में कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लाइक हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं कर पाता है, ब्लड को आउट नहीं कर पाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज लाइक सीओपीडी वगैरह उसको हो रखी है पेशेंट को, उसमें। या फिर कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है कार्डियक रीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैल चेस्ट। फ्लैल चेस्ट के अंदर क्या होता है? जब कभी भी पेशेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ब्लंट ट्रोमा ऑफ चेस्ट। ठीक है, जब कभी भी चेस्ट का ब्लंट ट्रोमा होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? रिब्स का यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। रिब्स का यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसको हम अगर फ्रैक्चर हो गया तो अभी यहाँ पे चेस्ट कैसी होगी? फ्लैल चेस्ट होगी। तो कौन सी ऐसी कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, जब कभी भी ये वाला पेशेंट, फ्लैल चेस्ट वाला पेशेंट इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन करता है तो इसमें नॉर्मल कंडीशन से अपोजिट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लाइक जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं तो जो फ्लैल चेस्ट वाला जो एरिया रहेगा इंस्पिरेशन के टाइम पे ये कैसा देखने को मिलेगा? इनवर्ट। लाइक ये जो हमारी रिब्स है यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो जब कभी भी अपन नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है? रिब्स का अपन जब कांटेक्ट में रहती है रिब्स एक दूसरे से, तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है? ये एरिया पूरा ऐसा हो जाएगा। अपन जब लंग्स एक्सपांड करते हैं तो, बट फ्लैल चेस्ट वाले केस में क्या होगा? ये वाला एरिया तो हमारा एक्सचे हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, बट ये वाला एरिया जो है वो डीप हो जाएगा। ठीक है, लाइक ये कैसा हो गया? इनवर्ड। ठीक है, तो एक्सपीरेशन में क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया जो है वो ऊपर हो जाएगा, बाकी ये दोनों चीज़ें हैं वो नीचे हो जाएगी। लाइक दोनों इस प्रकार का अगर रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये कैसा रेस्पिरेशन होता है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड एक्सपीरेशन में कैसा हो गया? आउटवर्ड। ओके, समझ में आ गया होगा आपके रेस्पिरेशन। तो ये किस में देखने को मिलता है? फ्लैल चेस्ट में। दूसरा इस प्रकार का एक और रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, उसको हम नाम देते हैं
सीसो रेस्पिरेशन। ठीक है, सीसो रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है? सबसे पहले तो सीसो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है न्यूबॉर्न बोर्न विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर एक क्या देखने को मिलता है? सीसो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये कैसा होता है, ये समझ लेते हैं अपन। ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल एंड एब्डोमेन। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट वॉल एंड एब्डोमेन का जो मूवमेंट होता है नॉर्मल इन्फेंट के अंदर, उससे अपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो कैसा हो जाएगा? सीसो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा? आरडीएस वाली कंडीशन में। आरडीएस किसको हो सकती है? न्यू बोन्स के अंदर आरडीएस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, फ्लेयर चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग ए मैक्सिमम एक्सपीरेटरी एफर्ट इज नोन एज। जब कभी भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सपीरेशन से अपन ने फोर्सफुली, लाइक अपन ने जब इंस्पिरेशन किया और एक्सपीरेशन किया, तो एक्सपीरेशन के बाद में हमने वो जो बची हुई एयर को और ज़्यादा मैक्सिमम हमने एफर्ट लगा के एक्सपीरेशन किया, तो जो एयर बचती है, वॉल्यूम रिमेन, तो जो एयर बचती है, तो उस एयर को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास में वाइटल कैपेसिटी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये इस प्रकार की जो वॉल्यूम है वो कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, इस प्रकार की वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया? वॉल्यूम रिमेनिंग इन लंग आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट ऑफ मैक्सिमम एक्सपीरेटरी एफर्ट। लाइक एक्सपीरेशन का मैक्सिमम एफर्ट के बाद में जो एयर आपके पास में बची है, ये एयर को क्या बोलेंगे? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट पूछे आपसे एग्जाम के अंदर, तो कितना होगा इसका अमाउंट? ये होती है 1200 ml के बारे में। दूसरा यहाँ पे नाम आया, अगर आता है एग्जाम के अंदर, आपसे पूछ ले कि भाई वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये हमारे पास में कितनी होती है? 500 ml। टोटल अपने जो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी पूछते हैं, तो ये कितनी होगी? 500 ml। दूसरा आपसे पूछते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद में हमने फोर्सफुली और कितना इंस्पिरेट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन लेवल कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 3300 ml जो है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। इसके बाद में एग्जाम के अंदर ये भी पूछते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में अपन फोर्सफुली अपन जो है वो कितना वो अपन कर सकते हैं। तो ये इसका लेवल कितना रहता है? 1000 ml। इसके बाद में एग्जामिनर और एक चीज़ और पूछता है, वो होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब इन सारों को ऐड कर दो, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या ऐड हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी, प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई है 6000। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लाइक टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500 प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी हो गई? 3300 प्लस ये हो गई 1000 प्लस ये हो गई 1200। ठीक है, दूसरा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वाइटल कैपेसिटी के बारे में कि भाई वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या करना है? टाइडल वॉल्यूम को हमने इंक्लूड किया सबसे, इसके बाद में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने इंक्लूड किया, इसके बाद में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। बट इसके अंदर रेसिड्यूअल वॉल्यूम को हम क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है वो हो जाएगी 4800 ml। तो ये हमारी क्या हो गई? वाइटल कैपेसिटी। इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक भी अपन यही कंप्लीट करते हैं सेशन का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम डेली बेसिस पे आरएमएल के लिए मॉडल टेस्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, तो आप उन्हें भी जाके बाय कर सकते हो। वो भी एकदम अफोर्डेबल रेंज के अंदर हमने रखी है, जो हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके और अपनी प्रिपरेशन को अपनी ड्रीम जॉब को पा सके। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।